अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम अगेन डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले 21 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखी जो इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की है, तो ऊपर लिंक मेंशन है, उसको क्लिक करें और उन एमसीक्यूज को पहले देख लें। ये उसके बाद हम फर्दर आज फिर हम 21 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इनकम फ्रॉम सैलरी से डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर जो हमारी 5th क्लास है इनकम टैक्स की, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट 21 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हम 21 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सैलरी के डिस्कस कर चुके हैं। टोटल जो एमसीक्यूज इनकम फ्रॉम सैलरी के हैं वो 63। तो आज इसकी सेकेंड क्लास है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्रीवियस क्लास आप पहले देख लें, ऊपर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें और फर्स्ट क्लास देख लें इनकम फ्रॉम सैलरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। आज ये सेकंड क्लास है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो के हैं 21। जी स्टूडेंट्स, तो क्योंकि आपको मैंने कहा है कि 21 एमसीक्यूज पिछली क्लास के थे, तो आज हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज फिर हम 21 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 22 क्या कहता है? सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर इज। तो याद रखिएगा, यहाँ वो बात कर रहा है कि एम्प्लॉय जो है उसका एक सर्वेंट है, उसको एम्प्लॉय ने सैलरी पे करनी है, वो महीना काम करेगा। तो अब वो जो सैलरी है सर्वेंट की, जो कि एम्प्लॉय का सर्वेंट है, उसकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल होगी, एग्जैम्प्ट होगी, पार्शली टैक्सेबल होगी, ए और बी होगी, ए और सी होगी, क्या होगी? तो याद रखिएगा, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में एक रूल याद रख लें। अगर कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय रिसीव करता है एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉय को फायदा हो उसमें, तो वो सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो और एम्प्लॉय को उसमें फ़ायदा हो, वो सारी की सारी अमाउंट फुली टैक्सेबल होती है। तो यहाँ देख लें, सैलरी किसकी थी? सर्वेंट की थी। देनी किसने थी? एम्प्लॉय ने। लेकिन किसने दे दी? एम्प्लॉयर ने। तो फ़ायदा किसको हुआ? एम्प्लॉय को। सारी अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 23 एमसीक्यूज नंबर क्या है जी? के यूटिलिटी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब यूटिलिटी क्या होती हैं? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, टेलीफोन, ये यूटिलिटी में आती हैं। यूटिलिटी अलाउंस का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूटिलिटी के पैसे दिए। अब मुझे बताएं ना, गैस जो है वो यूटिलिटीज में शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये सारा यूज़ एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन उसके लिए पैसे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को। तो आप क्या कहेंगे, इसमें क्या होना चाहिए? ये भी टैक्सेबल होना चाहिए। क्यों? कि सारा का सारा फ़ायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को हो रहा है। लिहाजा ये सारी अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल। नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज क्या है? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी। कोई भी ऐसी जिम्मेदारी, एम्प्लॉय की एक जिम्मेदारी थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एम्प्लॉय ने किसी के पैसे देने थे, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है पैसे देना, लेकिन किसने दे दी? एम्प्लॉयर ने दे दी। तो फ़ायदा किसको हुआ? एम्प्लॉय को। तो अमाउंट क्या होगी? आप कहेंगे सर टैक्सेबल होगी, क्योंकि फ़ायदा किसको हो रहा है? जब भी एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा तो वो क्या होगी? टैक्सेबल। लिहाजा ये अमाउंट भी क्या होगी? टैक्सेबल। लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 25 नंबर एमसीक्यूज क्या है? इफ एनी एसेट सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक एसेट था, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सेल कर दिया, लोअर देन इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट में उस एसेट की जो कीमत थी उससे कम पे बेचा है उसने। रिस्पेक्टिव बेनिफिट विल बी। जो उसको फायदा मिलता है
वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट होगा, पार्शली टैक्सेबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप था, उसकी मार्केट प्राइस थी 1,00,000 रुपए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को वो लैपटॉप सेल कर दिया 80,000 रुपये। मुझे बताएं मार्केट से लेता तो कितने का मिलता है, 1,00,000। इसको कितने का मिल गया, 80,000 का। तो फायदा कितने हज़ार का हुआ, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपीज़ एम्प्लॉई की बचत है, फायदा है। मैंने आपको पहले रूल बता दिया, एम्प्लॉई को फायदा होता जाएगा तो सारी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लिहाजा जो 20,000 बेनिफिट होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट है बेंचमार्क रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज। यहाँ पॉइंट किसका है, लोन टू एम्प्लॉय। तो याद रखिएगा जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है तो जो इनकम टैक्स ने जो बेंचमार्क रेट रखा हुआ है वो है 10%। कितना है जी, 10%। तो हमें पता होना चाहिए बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या है, बेंचमार्क रेट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10%। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है 10% वाला, सी ऑप्शन। लिहाजा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट 27 में क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज डैश और लेस, nothing will be included in the taxable income of the employee। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो लोन है उसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ वो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ लोन डैश और लेस हो, मतलब 10 लाख या 10 लाख से कम हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट स्टार्ट ही कब होती है, जब पहली कंडीशन पूरी हो, और वो पहली कंडीशन ये है कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ हम ये कहेंगे अगर 10 लाख या 10 लाख से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल, नथिंग विल बी टैक्सेबल। तो इधर से 10 लाख वाला कौन सा पॉइंट है, पहला ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि लोन टू एम्प्लॉय अमाउंट ऑफ लोन अप टू 10 लाख नो ट्रीटमेंट, मतलब 10 लाख तक अमाउंट हो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। लिहाजा इस ऑप्शन में ये ए ऑप्शन आएगा। 10 लाख या 10 लाख से कम हो तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो ट्रीटमेंट कब होगी, जब 10 लाख से ज्यादा अमाउंट होगी। 28 नंबर एमसीक्यूज क्या है, इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स लोन ऑफ 12 लाख। अब 12 लाख तो पहली शर्त पूरी कर रहा है कि 10 लाख से ज्यादा अमाउंट है, ओके हो गया जी। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% टू एम्प्लॉय डैश % ऑफ लोन विल बी टैक्सेबल। वो कह रहा है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए लोन दिया, 8% इंटरेस्ट रेट रखा। वो पूछ रहा है कि कितने % लोन का टैक्सेबल होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेंचमार्क रेट होता है 10%। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टैक्सेबल जो उसने कहा है, आपने करना क्या, फार्मूला ये होता है कि अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बेंचमार्क रेट माइनस गिवन रेट। अब ये नीचे मैंने ट्रीटमेंट किया है कि अमाउंट ऑफ लोन 12 लाख थी, बेंचमार्क रेट 10% है, उसने क्वेश्चन में जो गिवन रेट दिया है वो कितना है 8%। तो ये 8% यहां आ जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 8 किया तो कितने % आ गया, 2%। तो उसने यही पूछा था कि कितने % जो है वो टैक्सेबल होगा, तो हम 2% टैक्सेबल होगा। 2% कैसे निकला, जो गिवन रेट है उसको बेंचमार्क रेट में से हमने माइनस करना है, तो जो रेट आएगा वो टैक्सेबल होगा इस केस में। तो 2% देखें सी ऑप्शन है, लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 MCQs, इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एन इंटरेस्ट फ्री लोन। अब इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये है कि यहां इंटरेस्ट रेट कितने % है, 0% है, ठीक है जी। तो उसने कहा इंटरेस्ट फ्री लोन है लेकिन 12 लाख रुपए लोन है, ओके हो गया। 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, कंडीशन पूरी होती है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 0%। वो कहता है टू एम्प्लॉय %- ऑफ लोन विल बी टैक्सेबल। वो कहता है हमें ये बताएं कितने % इंटरेस्ट जो है % लोन जो है वो टैक्सेबल होगा। तो वही फार्मूला ऊपर वाला, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई
ब्रैकेट बेंचमार्क रेट माइनस गिवन रेट, क्योंकि बेंचमार्क रेट हमें पता है 10% है, यहां गिवन रेट 0% है, तो 10 माइनस 0 कितना हुआ 10%। लिहाजा इस क्वेश्चन में, इस एमसीक्यूज में जो टैक्सेबल परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 10%। लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। 30 एमसीक्यूज क्या है? इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स लोन ऑफ 12 लाख at interest rate of 12% to employee, -% of loan will be taxable। यहां इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लोन टू एम्प्लॉय के केस में पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम हो, तब हम ट्रीटमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो मुझे बताया ना, यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, तो ये तो दूसरी कंडीशन पूरी ही नहीं हो रही, लिहाजा कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मीन 0% अमाउंट क्या होगी टैक्सेबल होगी। तो याद रखिएगा रेट 10% से कम होना जरूरी है, और पहली कंडीशन 10 लाख से ज्यादा अमाउंट का होना। दूसरी कंडीशन क्या है 10% से रेट का कम होना, तो लिहाजा ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो इसमें 0% अमाउंट टैक्सेबल होगी। मैंने नीचे हिंट भी दे दिया कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टैक्सेबल कितनी होगी, इफ द रेट इज 10% और अबव नथिंग विल बी टैक्सेबल। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 31 एमसीक्यूज क्या है जी? इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड लोन ऑफ 12 लाख, ओके 10 लाख से ज्यादा है, 12 लाख रुपए लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट इज 3%, उसने कहा इंटरेस्ट रेट 3% है, दूसरी शर्त भी पूरी होगी, टू एम्प्लॉय -% ऑफ लोन विल बी टैक्सेबल। तो कितने परसेंट लोन टैक्सेबल होगा, वही फार्मूला, 12 लाख लोन की अमाउंट है, बेंचमार्क रेट है 10%, गिवन रेट है 3%, 10 माइनस 3 किया तो 7% जो अमाउंट है लोन की वो टैक्सेबल होगी। लिहाजा 7% डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 एमसीक्यूज क्या है जी? मेडिकल अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज। मेडिकल अलाउंस के बारे में समझ लें। मेडिकल अलाउंस जो होता है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैम्प्ट होता है। मतलब अगर आपको जितनी अमाउंट मेडिकल अलाउंस की मिलेगी, उस मेडिकल अलाउंस को फुली टैक्सेबल नहीं कर सकते। उस अमाउंट में से 10% बेसिक सैलरी का लिया जाता है, जो अमाउंट आती है वो उस अलाउंस की अमाउंट में से माइनस करते हैं, और बाकी अमाउंट क्या होती है टैक्सेबल होती है। लिहाजा मेडिकल अलाउंस वो पूछ रहा है फुली टैक्सेबल होता है, फुली एग्जैम्प्ट होता है, एग्जैम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 33 एमसीक्यूज क्या है जी? रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का तो मतलब होता है वापस मिल जाना, क्या चीज? मेडिकल बिल्स बाय द एम्प्लॉयर। रीइंबर्स किसने किए? पैसे वापस किसने दिए मेडिकल बिल्स के? एम्प्लॉयर ने। किसके पैसे थे? एम्प्लॉय के। एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये, एम्प्लॉय बीमार था, उसने इलाज करवाया, उसके इलाज का जितना बिल था एम्प्लॉयर ने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आपका इलाज जो है वो आप फलां हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां इलाज करवाएं, जो बिल बनेगा मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर आपको ये मेंशन किया जाता है कि हम आपको अकोमोडेशन देंगे, रिहाइश देंगे, हम आपको इलाज की सहूलत देंगे, तो ये एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो याद रखिएगा अगर मेडिकल आपको मिले एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो जितनी अमाउंट होती है वो सारी की सारी एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। समझ रहे हैं? तो यहां हम देख लेते हैं कि रीइंबर्समेंट जो हुई है क्या वो एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है? तो एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, लिहाजा जितनी अमाउंट होगी वो सारी एग्जैम्प्ट होगी। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। वही बात फिर आ गई। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, वहां जाएं इलाज कराएं, फ्री में इलाज है। तो जब आपकी जॉब होती है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि आपको मेडिकल भी दिया जा रहा है, लिहाजा ये भी एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है।
जितनी अमाउंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। अगर यहाँ वर्ड लिखा आ जाए नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, अगर नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है और फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है तो फिर अमाउंट टैक्सेबल होगी, लिहाजा यहाँ ये एग्जाम्प्ट होगी। 35 MCQs क्या है जी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब देख लें, इंश्योरेंस थी मेडिकल, उसका प्रीमियम किसने देना है, एम्प्लॉय ने, लेकिन किसने दे दी है, एम्प्लॉयर ने। मुझे बताएं किसको फायदा है, एक चीज एम्प्लॉय ने देनी थी, दे किसने दी, एम्प्लॉयर ने पे कर दी। मैंने आपको पहले बताया जब भी एम्प्लॉय को फायदा होगा तो अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs, क्योंकि एम्प्लॉय का ये ऑब्लिगेशन था, किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने, तो जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। 36 MCQs क्या है, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्स मेडिकल अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी एट द सेम टाइम। एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है, उसने अलाउंस भी ले लिया, फैसिलिटी भी ले ली, दोनों चीजें एक वक्त में ले रहा है, तो क्या होगा ट्रीटमेंट, किसका, अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर एक एम्प्लॉय अलाउंस भी ले रहा हो, फैसिलिटी भी ले रहा हो, तो अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। अलाउंस की ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बताई थी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस करना होता है, एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर दोनों आप वसूल कर रहे हो, अलाउंस भी ले रहे हो, फैसिलिटी भी ले रहे हो, तो अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, उसमें 10% जो बेसिक सैलरी की एग्जाम्शन थी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दो बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो टैक्स ये कहता है कि फिर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। 37 MCQs क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इज। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है कॉफी और टी, इसके लिए आपको एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, तो जो अमाउंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। अगर एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स टू द एम्प्लॉय इज, अब बात यहां हो रही है एंटरटेनमेंट बिल्स की। एंटरटेनमेंट बिल्स का मतलब ये है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया आपको एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर ने आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी है। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कॉफ़ी टी पिलाना। अब यहाँ हुआ ये कि आपने बाहर से कॉफ़ी टी पी है, उसका बिल बना के ले आए हैं और आपने बिल एम्प्लॉयर को दिया है, एम्प्लॉयर उस बिल के पैसे आपको वापस कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी जा रही हो और वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हो तो सारी अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स टू द एम्प्लॉय है, तो सारी अमाउंट क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, क्योंकि ये ऑफिशियली होता है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होता है। 39 MCQs एंटरटेनमेंट फैसिलिटी लाइक फ्री टी कॉफी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो अभी मैंने आपको बता दिया ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स अगर एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी जा रही है तो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, तो लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 MCQs क्या है जी, स्पेशल अलाउंस इंक्लूड्स। स्पेशल अलाउंस होता क्या है, वो अलाउंस जो कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, किस सूरत में, ट्रैवलिंग अलाउंस की सूरत में, यूनिफॉर्म अलाउंस की सूरत में, डेली अलाउंस की सूरत में। तो ये सारे जो होते हैं ये किस में आते हैं, स्पेशल अलाउंस के अंदर। तो यहाँ देख लेते हैं 40 MCQs में कहता है कि स्पेशल अलाउंस पे क्या क्या शामिल है, ट्रैवल भी शामिल है, डेली भी शामिल है, यूनिफॉर्म, तो लिहाजा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 MCQs क्या है जी, स्पेशल एडिशनल अलाउंस रिसीव्ड बाय आ सिविलियन एम्प्लॉय। सिविलियन का मतलब ये है कि वो को फौज का बंदा नहीं है, ठीक है, वो सिविलियन किसी आम इदारे में काम करता है। याद रखिएगा, स्पेशल अलाउंस जो होता है ट्रैवलिंग, डेली और यूनिफॉर्म वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अगर वर्ड साथ एडिशनल का वर्ड आ जाए तो सारे का सारी अमाउंट टैक्सेबल होती है, लिहाजा स्पेशल एडिशनल का वर्ड है तो स्पेशल एडिशनल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ गया 42 MCQs, लास्ट MCQ क्या है, स्पेशल अलाउंस इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर। स्पेशल अलाउंस क्यों रिसीव होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, स्पेशल अलाउंस किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो लिहाजा यहाँ ऑफिशियल पर्पज़ ए ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये आज के जो 21 इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको उसको लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।